सो हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम घटना चक्र की जो पॉइंटर है और ये आपकी पर्यावरण पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जो मुख्य पॉइंटर प्रश्न हैं उनको हम इस सीरीज में देख लेंगे, इस लेक्चर में देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण एवं सतत विकास मतलब इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है। तो सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 2017 का जो सूचकांक है ना, ये मैगजीन पुरानी है तो यहाँ पे तथ्य पुराने रहेंगे, बाकी हम इसको कवर करेंगे। 2017 को 116वां स्थान है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है। ये क्वेश्चन आता है ना। तो ये है जैवमंडल। जो बायोस्फीयर है वो सबसे बड़ा है। और अगर स्थलमंडल नहीं होता, जैवमंडल नहीं होता, तब आपका आता जलमंडल, है ना। पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जैव मंडल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे एनजीटी कहते हैं कि भारत सरकार द्वारा स्थापना कब की गई थी? 2010 में। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं। भौतिक, जैविकीय, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है। तो ये इतनी परिभाषा है इसकी, है ना। ये देखिए फुल स्टॉप लगा है तो एक तो परिभाषा ये हो गई, भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जिनके चारों ओर अस्तित्व में है। फिर उन संपूर्ण दिशाओं का जो व्यक्ति को एक समय में घेरे हुए है वो उसका पर्यावरण है। और भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों के अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित है, ये तीसरी। तो तीन इसमें डेफिनेशन है आपकी। अगला देख लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे हुए भौतिक, जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, यही है पर्यावरण संरक्षण। है अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार ये परिभाषा है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाओं एवं उनकी अंतःक्रिया को सम्मिलित करता। तो यही पर्यावरण है, मतलब किसी जीव के चारों ओर और उनकी फिर अंतःक्रिया जो हो। अगला देख लेते हैं पॉइंट क्या है पॉइंटर में। पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है तो गरीबी कम करना, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गरीबी कम करना, ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में। याद रखिए, पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों से, मतलब बायोलॉजिकल जो एलिमेंट्स होते हैं, जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों और अजैव घटकों से। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। कुछ तो संसाधन के होते हैं और कुछ नियंत्रक है जो कंट्रोल्ड वे में रखते हैं। जैसे कि मछलियां इतनी ज्यादा उत्पन्न होती हैं, इतनी पैदा होती हैं, अगर बड़ी मछलियां उन्हें ना खाएं तो वो पूरा समुद्र ही पट जाए, इसलिए वो नियंत्रक के रूप में। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। क्या कहलाता है? धारणीय विकास, जिसे कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो विकास की वह अवधारणा, वह कॉन्सेप्ट जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए, धारणीय विकास कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहलाएगा। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? सतत विकास था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का निर्धारण किया है। वे हैं क्या हैं? कुल 17 हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया, यूनाइटेड नेशंस ने किया है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। जब इंडेक्स में जिसका अच्छी रैंकिंग होगी मतलब उसने अच्छा काम किया है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो 5 जून को सभी लोग एक एक पेड़ अवश्य लगाएं। अगला देख लेते हैं पॉइंट। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल और खनिज। ठीक है, वन फॉरेस्ट, उसके जल, वाटर और खनिज जो मिनरल्स होते हैं। तो देश की प्राकृतिक पूंजी हम कैसे निकाल सकेंगे? नेचुरल हमारे संसाधन कितने हैं वो कैसे हम जान सकते हैं? वहां के वन कैलकुलेट करें, जल और खनिज। ठीक है,
मिनरल्स। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी, और प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। तो 1972 में क्या था? स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। भाई वाटर चक्र होता है, वो भाप बनता है, फिर वो बादल बनते हैं, बादल वर्षा करते हैं, नदियां बनती हैं, नदी से ठीक है। इस तरीके से ये क्या है? यही जल चक्र। तो सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ तो जल चक्र है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो नीरी है वो कहाँ है? नागपुर में है, महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद नीरी कार्य करता है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। साइंस और टेक्नोलॉजी जो हमारा मंत्रालय है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, इसके अधीन नीरी काम करता है। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? जैविक विविधता का संरक्षण, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका संरक्षण किया जाए, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण एवं निर्धनता को घटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो वर्ल्ड एक समिट थी वो कब हुई थी? रियो में हुई थी। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण सतत विकास पर पहला कब हुआ? वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो में। और पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। कौन कौन से कार्यक्रम थे? इन कार्यक्रमों को क्या नाम दिया गया था? एजेंडा 21। जो पृथ्वी सम्मेलन 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम थे वो एजेंडा 21 थे। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं पॉइंट्स। विश्व मौसम संगठन जो है, विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल विज्ञान संगठन जो है, साइंस ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन कब हुआ था? 23 मार्च 1950 को। यूएनईपी, बात समझ रहे हैं, का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना कब हुई? 1972 में। वही जो स्टॉकहोम हुआ था ना, उसी के बाद यूएनईपी की स्थापना हो गई। यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख कब हैं? एरिक सोलेम। अभी तो बदल चुके होंगे ना, तो इसका आप फैक्ट देख लीजिएगा। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी, जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को। ये सही है। एनईए क्या है? नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस का एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल है गैर सरकारी पर्यावरण संगठन, मतलब नॉन गवर्नमेंटल है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मतलब इको फ्रेंडली जिन होता है वो नहीं इको मार्क दे देते। इको फ्रेंडली नहीं लिखा होता है, ये बात उस चीज की है। अगला देख लेते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है क्या? इको मार्क प्रमाण पत्र। कब से दिया जा रहा है? 1991। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। भाई हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था पीसीएस और यूपीएससी में, याद रखिएगा। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को, पर्यावरण जो अनुकूल उत्पाद हैं उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए इको मार्क। ये उनकी क्वालिटी रजिस्ट्रेशन का नहीं बताता है, ये इको मार्क है, इको फ्रेंडली है, कि पर्यावरण अनुकूल है। ये आ चुका है क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा आप। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। चलिए अगला देख लेते हैं। रियो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, है ना। और देख लेते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायु क्या है? एक मिश्रण है। नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। वायुमंडल यही है। नोबेल गैसों में वह गैस है, वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती, क्या है? रेडॉन। रेडॉन कैसे लिखते हैं? रेडॉन ऐसे होती है, रेडॉन, रेडॉन, जेनॉन, जिनॉन, है ना। ये सारी गैसें हैं, आखिरी है। अगला आ जाता है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत क्या है? नाइट्रोजन है, N2।
यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है क्या है? वायु का प्रदूषण। वायु प्रदूषण थोड़े पौधे करते हैं, वायु की शुद्धता करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। पृथ्वी की कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है श्वसन से। जैव पदार्थों का अपक्षय ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है CO2। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में पाया जाता है कहाँ पे? ग्रेफाइट और हीरे में। ग्रेफाइट जो होता है जो पेंसिल की छड़ में पड़ता है, और हीरा तो आप जानते ही हैं, यह अपर रूप है, एलोट्रोप है कार्बन का। ठीक है। अगला देख लेते हैं। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है, कब से? 2014-15 से। भारत में हरित गृह कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग जो होती है, प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। तो ये जो है पन्नी उन्नी लगा के ग्रीन हाउस करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक क्या है? जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। जलप्रिय पौधे जो होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटा। हाइड्रोफाइटा शायद है, जलवायु में पाए जाते हैं, आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक, ये तो सही है और ये भी सही है, लेकिन जो है दोनों सही है। RA का सही स्पष्टीकरण, चलो दो, ये भी बात सही है, मतलब इसका स्पष्टीकरण भी सही है। चलिए, नगरीकरण औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एक्ट 2010 में आया था, ये भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे वो क्या है? स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। मतलब किस अधिनियम के अंदर हुआ है? तो अनुच्छेद 21 के तहत, मतलब जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत, स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप। मतलब हमें स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है, हमारे लिए हेल्दी इन्वायरमेंट होना ये हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर आ गया है। क्या हमें हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। और ये किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, ये याद रखिए। ठीक है। अगला देख लेते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है क्या? प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है भाई। प्रकाश संश्लेषण से तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में चेंज होके पौधों में स्टोर हो जाती है ना, और वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों के सूक्ष्म कणों में विभक्त होती है। भाई अपक्षय क्या होता है? मतलब सॉइल इरोजन जिसे कहते हैं अपक्षय, मृदा अपक्षय है ना, वही प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों के सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाती है। अगला देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ये जो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं, ये कौन है? हरित न्यायाधिकरण के, लेकिन ये 2017 की डिटेल है ना, इसको आप अपडेट करेंगे, अभी तो ये नहीं हो सकते हैं या हो सकते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। तो ये कब हुआ? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना है? NGT 2010, 18 अक्टूबर 2010 को हुआ है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? WM एडम्स। एडम्स जो हैं ये हरित विकास के लेखक हैं पुस्तक के। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन है क्या? धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो जो यूनाइटेड नेशंस का जो कॉन्फ्रेंस होती है धारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, ये है रियो से मतलब Rio+20। और ये कहाँ होता है? साउथ अफ्रीका के रियो डी जेनेरो में। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था। रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ है। अच्छा ब्राजील, रियो डी जेनेरो साउथ अफ्रीका में नहीं, ब्राजील में है आपकी। ये साउथ अमेरिका में है। अब पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ है वर्ष 1997 में। 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो Rio-5 और रियो पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है, न्यूयॉर्क में की गई थी। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आगे लिया जाए, धारणीय विकास है, उसको बार बार क्या देखना है।
है ना, धारणीय विकास है। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं जैव विविधता। जैव विविधता जो है, जैव विविधता पर जो अभिसमय है, जो कन्वेंशन, अभिसमय का मतलब क्या होता है, कन्वेंशन। जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी पर कन्वेंशन जो है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। क्या, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा जिसे जीईएफ कहते हैं, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, है ना। तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई है रियो और समिट 1992 के दौरान। यूएनएफसीसी के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि, लीज डेवलपमेंट कंट्रीज फंड उपलब्ध कराता है जीईएफ। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि, द स्पेशल क्लाइमेट चेंज एससीएफ की स्थापना कब हुई है, COP 7 की बैठक मराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर हुई है, द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की। ठीक है, कब, COP 7 की जो बैठक हुई है। तो ये जो बैठकें हुई है, जितने सस्टेनेबल, ये जितने भी सम्मेलन हुए, इनकी एक एक लिस्ट आपको मिल जाएगी और उनकी क्या विशेषता रही हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। वर्तमान जीएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो इसको आप अपडेट कीजिए। पलाची माड़ी जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, इसको आप कमेंट में देखिए लिख के कि वर्तमान में जीएफ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। कमेंट इट बॉयज। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है, छाता विधान। अगला देख लेते हैं, वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों, वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट, अर्थविदों, सिविल सेवकों, व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। क्या है, क्लब ऑफ रोम। तो ये रोम का है चीज। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने क्या पारित किया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। भाई जो स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था, इसी के बाद तो सरकार ने एक्शन लिया, क्योंकि वहां पे साइन करके आई। तो यहाँ पे इन्होंने 1986 में, मतलब कि 72 और 8 इधर और 6 इधर, 8 और 6, 14 साल बाद इसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ला पाई भारत सरकार। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति है, कमेटी है, का गठन किया गया है इस अधिनियम के तहत। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। क्या, ये लिखा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे काट दो। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी, अंतरराष्ट्रीय मतदान कंपनी, ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 के स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया हुआ। स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता उपहार का मापक। अब जो इंपॉर्टेंट होंगे हम उन्हीं को पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उनको हम छोड़ देंगे। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं, किसके कारण, पैक्टिन के द्वारा। जो मूल रोम होते हैं, मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं, मतलब कोई जड़ है वो चिपके रहते हैं पैक्टिन के कारण। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय, मतलब पर्यावरण का अपकर्ष हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण हो जाए जब मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, है ना। मानवीय क्रियाकलाप अगर विपरीत ला रहे हैं, एंटी परिवर्तन ला रहे हैं, तो उससे अपकर्ष हो जाएगा, मतलब डिग्रेडेशन हो जाएगा। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित क्या है, वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल और दीर्घ स्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है, तो जो एग्रीकल्चर है वो पर्यावरण के अनुकूल हो जाए, एनवायरमेंटल के अनुकूल हो जाए, इको फ्रेंडली हो जाए हमारी खेती। उसके लिए क्या होना चाहिए, मिश्र शस्यन होना चाहिए, मतलब मिश्र खेती होनी चाहिए, मतलब एक साथ दो फसलें उगानी चाहिए, जैसे कि ऐसी एक नाइट्रोजन कम करने वाली, एक नाइट्रोजन बढ़ाने वाली दलहनी फसलें। कार्बनिक खादें यूज हों, जैसे कि गोबर की खाद या जो भी केचुए की खाद, ऐसी खादें यूज हो, कार्बनिक हो, ऑर्गेनिक खादें हो। नाइट्रोजन यौगिक
कीकार और पौधे और कीट प्रतिरोध शस्य किसमें? मतलब नाइट्रोजन यौगिकीकर पौधे और कीट मतलब नाइट्रोजन यौगिकीकर का मतलब हुआ कि जो नाइट्रोजन को जमीन में बना सके उनको, जैसे कि दलहनी फसलें जो होती हैं तो वो उसको क्या करती हैं, कंपाउंड बना देती हैं। और कीट प्रतिरोध शस्य हो मतलब जो एंटी इंसेक्टिसाइड फसलें हों, जो उन पे कीट ना लग सके, ऐसी फसलें। तो चलिए अगले इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो यही क्या है, पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है हमारी, इकोलॉजी है। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजिकल सिस्टम है, यह एक कार्यशील इकाई मतलब जो काम करती रहती है, वर्किंग रहती है ना, एक दूसरे से ऊर्जा स्थानांतरित होती है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, क्या नहीं, यह एक बंद तंत्र तो बंद नहीं है, इसमें बाहर से ऊर्जा आती रहती है भाई, सौर से ऊर्जा आती रहती है, वो अपना भोजन पाचन करते रहते हैं। पारितंत्र जो इकोसिस्टम है, शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन क्या है, तो जीवों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो एक तो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जिस पर्यावरण में वो रहते हैं उनसे उनका संबंध जो होता है वही पारितंत्र है, वही इकोसिस्टम है। किस क्षेत्र के सभी जीवधारी और वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं किसका, पारितंत्र का, इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम। और इकोलॉजी क्या है, उन इकोलॉजी, लॉजी का मतलब क्या, अध्ययन करना। तो अगर हम उनके जीवधारी उनके पर्यावरण के मध्य के संबंध को हम देख रहे हैं तो वो इकोलॉजी हो गई। और वो सिस्टम क्या है, वो इकोसिस्टम है। कृत्रिम पारितंत्र क्या है, खेत है, खेत को बनाते हैं, उसमें केचुए रहते हैं, केचुए अपनी ऊर्जा उनसे लेते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी से वो नाइट्रोजन बनती है ना, तो एक साइकिल चलती रहती है, एक इको सिस्टम है ना। फिर वहीं पे जो फसल उगती है उसी की जो पत्तियां होती है वहीं गिर के वहां पे खाद बन जाती हैं, फिर उन्हें केचुए खाते हैं, इस तरीके से वो साइकिल चलती रहती है, यही इकोसिस्टम है। ये कृत्रिम पारितंत्र है, आर्टिफिशियल है, मैन द्वारा बनाया गया है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत, है ना, इसमें मीथेन निकलती रहती है, आपने पढ़ा होगा। घास स्थल, वन, मरुस्थल उदाहरण किसके, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। स्थल पे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, झील, नदियां, समुद्र आते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, ये तो जलीय है ही है। ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा, प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। मतलब अगर किसी जगह वहन क्षमता से अधिक हो जाएगा तो वहां का पर्यावरण वहां उसे झेल नहीं पाएगा। जैसे कि क्या होता है, उत्तराखंड में अधिक से अधिक मकान बनाए जाते हैं, जैसे नदियां जो है अपना मार्ग बदल लेती हैं या फिर मकान टूटने लगते हैं, बाढ़ आ जाती है, यही सब चीजें होती हैं जो वहन क्षमता से अधिक हो जाती हैं। अगले महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। 10% नियम संबंधित किससे है, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। भाई ऊर्जा जब पहुंचती है तो खाद्य के रूप में 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। मान लीजिए एक शेर है, शेर ने 100% बकरा खाया, शेर ने बकरी खाई, तो उसकी जो ऊर्जा है बकरी की वो 10% ही शेर को मिलेगी। अगर शेर को किसी ने खा लिया तो उसने जितनी अभी तक इकट्ठा ऊर्जा की है वो 10% आगे ट्रांसफर होगी। इस तरीके से जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है, जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन जो ग्रुप है उसका सही क्रम क्या है, तो जनसंख्या है, जनसंख्या से समुदाय बनता है, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र से क्या निकल के दिखाई पड़ता है, भूदृश्य। स्वपोषी जो होते हैं, अपने आप जो पोषण कर लेते हैं, स्तर का उत्पादन कहाँ कहा जाता है, प्राथमिक उत्पादकता होती है। उत्पादन को क्या कहा जाएगा, प्राथमिक उत्पादन मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर रहेंगे। भाई जो घास है ये क्या है, अपने आप उग रही है, अपने आप फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो ये स्वपेशी हो गई, तो ये प्राथमिक उत्पादक हो गए, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। और परपोषी विषम पोषण जिस स्तर के उत्पादन के संदर्भ में क्या था, द्वितीय उत्पादकता। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर के संतुलन के पश्चात क्या है, घटती है, जैसे 10% का नियम है। कुछ कारणों वंश यदि तितलियों की जाति स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे क्या हैं। अगर तितलियों की प्रजाति स्पीसीज की संख्या बड़ी गिरावट हो रही तो क्या है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भाई पौधों का परागण नहीं हो पाएगा, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, उन पे फूल नहीं लग पाएंगे, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है।
बात समझ रहे हैं? इसी के कारण जब पौधे नहीं आ पाएंगे तो बर्रे, मकड़ियां, पक्षियों का कुछ प्रजाति जो है उनकी भी संख्या में गिरावट हो सकती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण के बीच जो अध्ययन है वही पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी का मतलब क्या हो गया? इकोलॉजी हमने बताया था, लॉजी मतलब अध्ययन, इकोलॉजी है पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी तंत्र, परितंत्र मतलब इकोसिस्टम। ये चीजें हो गई। अगला देख लेते हैं जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव समुदाय और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव समुदाय और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहते हैं पारिस्थितिकी कहते हैं। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, देखिए वर्ड आ गया, का शब्द प्रयोग किया था इकोलॉजी के नाम से, और इकोलॉजी इनकी वर्ड अलग ही था अर्नेस्ट हैकल ने। याद रखिए, जीवधारियों को कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यह बताया है किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी प्राकृतिक का संरचना प्रक्रिया का अध्ययन क्या है, बताया किसने? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पारतंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? 1935 में एजी टांसले ने।